साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि धीरे-धीरे करके आप सभी लोगों को एक आध सेशन पर और भी बातचीत करेंगे। प्रॉपर बैच अगर आपको लेना होगा, तो आपको सेलेस क्लासेस के यूट्यूब पर आना होगा। बाकी आपको इस तरीके की 15 मिनट, 10 मिनट की वीडियो अगर आपको देखना है क्या, तो आपको चैनल पर जुड़े रहना होगा। यह बूस्टर डोज की तरह काम करेगा आपकी परीक्षा के लिए। जी हाँ, बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। आपकी समझ को आसान बनाएगा और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। आज की टॉपिक में जो हम उठा रहे हैं मुद्दा, सुपर टेट में आप सभी को पता है कि विज्ञान की भूमिका 10 नंबर की होती है और जिसमें आप सभी को दैनिक जीवन में विज्ञान से लेकर के गति, बल, ऊर्जा भी पढ़ना होता है। उसके अलावा मानव शरीर यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी अध्ययन करना होता है, जिसमें मानव शरीर है, उसका पोषण है, स्वास्थ्य है, बीमारियां हैं, इन सब का अध्ययन करना होगा। तो हम जो क्रम शुरुआत कर रहे हैं वो मानव शरीर में पाचन तंत्र का अध्ययन करना शुरू कर दे रहे हैं। सभी सभी तंत्रों का अध्ययन करेंगे हम, पाचन तंत्र का भी अध्ययन करेंगे, उत्सर्जन का भी अध्ययन करेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र का, श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे, है ना, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे, कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे, सारे तंत्र पढ़ेंगे। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का तंत्र भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम सभी लोग और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। थोड़ा सा ये क्लास, चूंकि ये क्लास है, ये इसमें जो है ना, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में आपको सूचनाएँ देना है। ये प्रॉपर क्लास के रूप में आप सभी को मिलेगा। एक टॉपिक उठाएँगे तो कंप्लीट करेंगे। पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र पूरा फिनिश कर देंगे। उसमें किसी भी प्रकार का इफ बट नहीं रह जाएगा। तो आज के सेशन में मानव शरीर है, सेशन को शुरू करेंगे तो आप सभी लोगों से अपील करेंगे कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए क्लास 1 में चर्चा शुरू कर देते हैं। देखिए बात अगर हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगर हम पाचन तंत्र की बात करेंगे तो हमारा पाचन ना दो हिस्सों में बंटता है। एक होता है हमारा मुख गुहा का पार्ट, माउथ कैविटी। दूसरा होता है आहार नाल का हिस्सा। अब माउथ कैविटी की बात करें, आहार नाल का जो संबंध होता है तो आहार नाल यहां से शुरू होकर के यहां तक आता है। मतलब जिधर से भोजन प्रवेश करवाते हैं और जिधर से निकाल देते हैं, ये पूरी की पूरी लंबाई हमारी आहार नाल का हिस्सा होता है। इसी आहार नाल का एक हिस्सा होता है जो मुख गुहा का हिस्सा होता है और एक हिस्सा ग्रास नली से लेते हुए आगे का पार्ट होता है। तो पहला पाचन की प्रक्रिया घटित होती है कहाँ से? मुख से होती है। यहाँ पर हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं और दांतों से चबाते हैं। उसके बाद भोजन को निगलते हैं। तो ग्रास नली से होकर के भोजन निगलते हैं। ग्रास नली में किसी भी तरीके का पाचन का कार्य नहीं होता है। भोजन सीधा प्रवेश करता है। आपको दिखाता हूं कहाँ भोजन प्रवेश करता है, तो थोड़ा सा ये क्लीन करता हूं। ये आप यहां पर देखिएगा, ये जो ग्रास नली है ना, इसोफेगस जो हमारा है, वो पीछे ये लीवर है ना, ये लीवर है। ये लीवर के पीछे जो है ये गाल ब्लेडर है, पित्ताशय है। तो इसके पीछे आप देखिएगा तो ये जो ग्रास नली है, इसोफेगस है, वो हमारा स्टमक में जाकर के मिलता है। स्टमक अमाशय में जाकर के मिलता है। अमाशय में भोजन का पाचन होने का काम शुरू होता है। प्रोटीन और वसा का पाचन मुख्य तौर पर यहाँ पर होता है। अमाशय में जो जठर रस पाया जाता है उसके माध्यम से पाचन होता है। जठर रस में क्या क्या होता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप एक पूरी प्रक्रिया समझ जाइए। अमाशय में पाचित भोजन जो होता है वो यहाँ से निकलता है, छोटी आंत की तरफ जाता है। छोटी आंत की तरफ जाएगा। अब छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो पाचन छोटी आंत में प्रवेश करेगा ना, तो छोटी आंत का जो ये पहला वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको ग्रहणी कहा जाता है। डियोडेनम कहा जाता है इसको, है ना, ग्रहणी के नाम से इसको जाना जाता है। छोटी आंत का ही हिस्सा होता है ये। यहां पर भी भोजन का पाचन होने का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो छोटी आंत होती है, जो एकदम रस्सी की तरह एक दूसरे से गुथी हुई है ना, यही छोटी आंत है। इसमें तमाम एंजाइम स्रावित होते हैं जो पाचन का काम करते हैं। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और ये जो बड़ी आंत आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली, ये बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, केवल पोषक तत्वों का, जल का अवशोषण होता है। बाकी अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह से इस तरफ से भोजन प्रवेश किया, इस तरफ से भोजन क्या कर दिया, बाहर हो गया। अब आइए हम सभी लोगों को एक एक करके अध्ययन का काम शुरू कर देना। सबसे पहले बात करें मानव की आहार नाल का, है ना। आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक फैली लगभग 9 से 10 मीटर यानी 30 फीट लंबी एक नली होती है। 30 फीट लंबी एक नली होती है। पाचन प्रक्रिया जल अपघटन की प्रक्रिया होती है। ध्यान से समझिएगा, पाचन की प्रक्रिया एक तरीके से हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया है, जिसमें पाचक एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं?
उत्प्रेरक का काम करते हैं, वो उत्तेजित करते हैं भोजन से पोषक तत्वों को बाहर निकालने के लिए। तो पाचन क्या है? जल अपघटन का काम होता है प्लस पाचक एंजाइम का काम होता है। अब आगे समझेंगे इस प्रक्रिया को पूरी तरह से। देखिए, सबसे पहले मुख गुहा की बात कर लेते हैं। पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है। मुख गुहा में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक भाग होता है दांत का। मानव दांतों की कुल 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जहां से परीक्षा में सीधे सवाल। एक होता है गर्त दंती, और एक होता है द्विबार दंती, और एक होता है विषम दंती। ये जो होते हैं ना, 3 स्थितियां होती हैं। देखे, दांत जबड़े की हड्डियों के सांचों यानी मसूड़ों में धंसे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गर्त दंती। गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा। गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो जो गड्ढे में धंसा हुआ हिस्सा है, गर्त दंती है। एक होता है द्विबार दंती, जीवन में 2 बार निकलते हैं। 20 दूध जो अस्थायी होते हैं, दूध वाले दांत जो बाल्यावस्था के यानी कि 6 वर्ष के पहले निकलते हैं और फिर टूट जाते हैं, यानी 6 वर्ष से निकलना शुरू हो जाते हैं स्थायी दांत। तो द्विबार दंती का मतलब है द्विबार दांत आने की प्रक्रिया होती है, 2 बार आने की प्रक्रिया। एक बार 20 दूध दांत अस्थायी और फिर 32 अस्थायी दांत निकलते हैं, क्रमशः 6 वर्ष की अवस्था से लेकर के फिर 18 वर्ष की अवस्था तक निकलते हैं। कितने? 27 से 28। उसके बाद 4 से 5 जो बच जाते हैं वो 25 वर्ष के बाद निकलते हैं, जिसको विजडम टीथ कहा जाता है, बुद्धिमत्ता के दांत। एक होता है विषम दंती। विषम दंती मतलब दांत एक जैसे ना होकर 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, अलग अलग प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? एक होता है कृंतक यानी काटने वाला का, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 संख्या होती है। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक होता है रदनक। रदनक जो होता है चीरने फाड़ने के लिए होता है, जिसकी संख्या 4 होती है। रदनक दांत 4, ये संख्या 2 ऊपर 2 नीचे। जो फिल्मों में राक्षस दिखाए जाते हैं उनका वही वाला दांत बाहर निकलता हो, है ना? रदनक वाला, चीरने फाड़ने वाला जो होता है। शाकाहारी के हम मनुष्य सर्वाहारी है, इसलिए मनुष्य में सभी प्रकार के हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनमें यही वाला दांत, जैसे शेर वगैरह आप देखिए तो यही दोनों दांत ऊपर से ये नीचे भारी मात्रा में निकले होते हैं, वही मांस में जाके फंस के उसको चीरने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक जो होता है चबाने के लिए होता है, इसकी संख्या 8 होती है ना? आगे देखिएगा, चवर्णक पीसने के लिए होता है, जिनकी संख्या 12, जिनको चौभर कहते हैं। चौभरिया, जिनसे हम पीसने का काम करते हैं, वो होता है चवर्णक दांत होता है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले नंबर के सवाल की तरफ। और अगले नंबर का सवाल आपके सॉरी, सवाल की बात कर रहा हूं, आदत पड़ गई है सवाल करने की ना, आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चन देते देते आदत पड़ी है। अब देखिए, दंत सूत्र और इनेमल की बात कर लेते हैं। तो दंत सूत्र निकाला जाता है 2-1-3 यानी 21-23/21-23। बच्चों में 21-2/21-02 होता है। इसकी चर्चा स्पेशल एक दिन करेंगे। इनेमल की बात कर लेते हैं। यह दांत का सबसे बाहरी आवरण और शरीर का सबसे कठोर भाग है। यह कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मुख्य तौर पर बना होता है, इनेमल जो होता है। आगे आ जाइएगा। अब हम बात कर लेंगे, मुख गुहा के अंदर एक और हिस्सा होता है, कौन सा? जीभ और स्वाद कलिकाएं होती हैं। यह एक पेशीय अंग होता है। जीभ क्या है? पूरी तरह से मांसपेशी होती है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, पर स्वाद कलिकाएं इसमें पाई जाती हैं, जिनसे सवाल बनते रहते हैं। अब स्वाद कलिकाओं में देखिए, अग्रभाग जो इसका होता है ना, वो मीठे का अनुभव करता है, मीठे का स्वाद वहीं से मिलता है। पार्श्व यानी किनारे का जो साइड का हिस्सा होता है, वो खट्टा और नमकीन का स्वाद वहां से हमको मिलता है। और जो पश्च भाग होता है वो कड़वा जो होता है, स्वाद में कड़वा जो होगा उसका अनुभव प्राप्त करता है। आगे चलिएगा। अब हम लार ग्रंथि की बात कर दें। अभी हम मुख के अंदर की बात कर रहे हैं, माउथ कैविटी की बात कर रहे हैं। उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड भी पाया जाता है, लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। प्रतिदिन 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार निकलती है मनुष्य में। पीएच कितना होता है? हल्का सा अम्लीय होता है लार का पीएच। 99.5% जल होता है और 0.5% एंजाइम होता है। अब यहाँ पर जो लार ग्रंथि होती है, जिनसे हमारा एक तरीके से लार का स्रावन होता है, तो उसमें 3 लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी 3 लार ग्रंथियां होती हैं? एक पैरोटिड होता है जो कान के पास होता है, सबसे बड़ी होती है ये, है ना? मम्स यानी गलसुआ रोग इसी में वायरस के संक्रमण के कारण होता है, यहां पर पाई जाती हैं। और जो सब मैंडिबुलर होता है, निचले जबड़े के पास स्थित होती है, ये निचले जबड़े के पास स्थित होती है। एक होता है सब लिंगुअल, जो जीभ के नीचे सबसे छोटी होती है लार ग्रंथि, यही वाली जीभ के नीचे पाई जाती है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पैरोटिड हो गई कान के पास,
और सब मैंडिबुअल जबड़े के नीचे होती है, सब लिंगुअल जो होती है वो जीभ के नीचे पाई जाती है। इन्हीं लार ग्रंथियों से लार का श्रावण होता है। लार में एंजाइम जो पाए जाते हैं उसमें टाइलिन नामक एंजाइम एक होता है और एक होता है लाइसोजाइम। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को किस में बदलने का काम करता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। यानी कि कुल मिला जुला करके लार के क्लोराइड आयन इसी में सक्रिय होते हैं और स्टार्च को सामान्य शर्करा में बदलने का काम करेगा। एक दिन स्पेशल हम आप सभी को बताएंगे कि ये जो शर्कराएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड आपने नाम सुना होगा। मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, उसमें पॉली में फिर जाएंगे तो डाइसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड हो जाता है। मतलब सरल शर्कराएं और जटिल शर्कराएं, दो प्रकार के शर्कराएं हैं, सुन ही लीजिए। सरल शर्कराओं का पाचन हमारे शरीर में आसानी से होता है। जितनी भी शर्कराएं हम जटिल खाते हैं वो अंत में सरल शर्करा में ही कन्वर्ट होती हैं। सरल शर्करा में कौन होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और कौन सा, लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। ये सरल शर्कराएं होती हैं। और जो जटिल शर्कराएं उसमें डाई शर्करा और पॉली शर्करा आती है। डाई शर्करा में कौन होता है, सुक्रोज हो गया, है ना, सुक्रोज के अलावा फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज के अलावा हो गया लैक्टोज। सुक्रोज कहां पर, पादप शर्करा होती है। फ्रक्टोज जो होती है वो फलों में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। और लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। इसमें सामान्य शर्करा के दो अणु होते हैं। ये सभी शर्कराएं, इनका पाचन जटिल होता है। जैसे स्टार्च पॉलीसर्केराइड होता है, पॉलीशर्करा अत्यधिक जटिल शर्करा होती है। ये सामान्य शर्करा में पाचन होता है किसके जरिए, टाइलिन। टाइलिन इसको किस में कन्वर्ट करती है, माल्टोज में कन्वर्ट करती है। और फिर माल्टोज टूट जाता है और माल्टोज टूट करके फिर किस में जाएगा, ग्लूकोज और उसमें ग्लाइक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रक्रिया बताएंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तब। एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे मुख में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जो भोजन के साथ और वायु के साथ प्रवेश कर जाते हैं, लाइसोजाइम उनको मारने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। आप देखिएगा प्रोटेक्शन शुरू से आखिरी तक आपको मिलता जाएगा। अब यहां पर मुख का काम हो गया। मुख में भोजन वोजन को चबा उबा लिए, भोजन को चबा लिए, वो एकदम काइम में, पेस्ट में कन्वर्ट हो गया। एकदम चबा करके पेस्ट बना दिए, काइम बना दिए। अब वो किस में प्रवेश करेगा, भोजन मुख से चबा करके जीभ से धक्का मार के जेसीबी से अंदर भेजते हैं तो ग्रसनी में प्रवेश कर जाता है। यह श्वसन और पाचन तंत्र का कॉमन जंक्शन होता है। क्या होता है, कॉमन जंक्शन होता है। ध्यान से समझिएगा। ये एपिग्लोटिस नामक कार्टिलेज होता है जो निगलते समय श्वास नली को ढक लेता है। ध्यान से समझिएगा। श्वास नली और ग्रास नली ये दोनों एक ही चैम्बर से जुड़े होते हैं। तो यहां पर एक पाया जाता है एपिग्लोटिस, है ना, एक तरीके का वाल्व होता है। जब हम कोई चीज मुंह से खाते हुए निगलते हैं ना, तो एपिग्लोटिस क्या होता है, वो श्वास नली पर जाकर के ऐसे ढक्कन की तरह बंद हो जाएगा तो श्वास नली में कोई चीज प्रवेश नहीं करेगी। भोजन प्रवेश कर जाएगा कहां पर, ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन प्रवेश करेगा। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। भोजन का क्रमानुकंचन गति द्वारा ये नीचे सरकता है। जैसे ये देख रहे हैं आप ना, ये भोजन है तो ग्रास नली ऐसे फैलती पिचकती है, फैलती पिचकती है, फैलती पिचकती है। और लार में जो है श्लेष्मा, लार में क्या पाया जाता है, श्लेष्मिक पदार्थ पाए जाते हैं, चिकनाहट पैदा करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। तो भोजन में इतना चिकनापन पाया जाता है कि जैसे ही ग्रास नली फैलती है सिकुड़ती है, फैलती सिकुड़ती है, मतलब ऐसे करेगी ना, तो चिकनाहट होने के कारण जो है भोजन सरकता हुआ नीचे जाएगा। किसी दिन पंजीरी खा लीजिए, प्रसाद जो कथा वार्ता में प्रसाद मिलता है वो भकोस लीजिए। आप देखिए जब उसको जबरदस्ती धक्का मार के ले जाएंगे ना, तो जहां जहां जाएगा सब पता लगता जाता है, एकदम दरेरते हुए जाता जाता है, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा चिकनाहट आ नहीं पाती है। तो पानी वानी पी के ढकेलना पड़ता है उसको, है ना, उसको ढकेल के नीचे गिराना पड़ता है। तो ये चिकनाहट वाला पदार्थ जो लार में पाया जाता है वही उसको नीचे ढकेल करके करता है। आपको अगर चिकनाहट वाले पदार्थ के बारे में मूल्यांकन करना है तो किसी दिन भोजन करने के तुरंत बाद थूकिए। जब आप भोजन करके थूकेंगे ना, तो मुंह से थूक आपका डायरेक्ट नहीं छूटेगा, नहीं, वो एकदम एक पतले वाले तार से जुड़ा रहेगा, फिर ऐसे काटना पड़ता है। और उसको चेक करिएगा, एकदम चिकना चिकना होता है। वही भोजन को फिसलने में मदद करता है। देखिए भोजन क्रमांकन द्वारा नीचे आएगा। ग्रास नली और अमाशय के बीच एक कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है। वो नामक वाल्व होता है जो भोजन को वापस ऊपर आने से रोकता है। अगर भोजन अंदर चला गया तो वापस नहीं लौटेगा, फिर वही वाल्व होता है उसको रोक लेता है।
भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रुकता है, कहां पर? अमाशय में, स्टमक में। ध्यान से समझिएगा, जिसे काइम कहते हैं, काइम कहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, ऊपरी भाग होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, ये वाला फंडिक भाग होता है, और एक होता है पाइलोरिक पार्ट होता है, जो जा करके निचले हिस्से से बड़ी आंत से, उससे छोटी आंत से जुड़ेगा। अमाशय की जठर ग्रंथियां जो होती हैं, उससे प्रतिदिन लगभग 2 लीटर जठर रस निकलता है, जिसकी 3 प्रमुख कोशिकाएं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये जो होती हैं, एक होती है आक्सेंटिक कोशिका, एक होती है पैराइटल कोशिका। ध्यान से समझिएगा, आक्सेंटिक कोशिका जो होती है वो HCl को स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती है। HCl भोजन को अत्यधिक अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो जठर रस में पाया जाता है। पीएच इसका 1.5 से 2 होता है, बनाता है। टाइलिन के प्रभाव को रोक कर ये जीवाणुओं को मारने का काम करेगा। अब जो टाइलिन लार में था, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कर रहा था, अब यहां पर अगर कोई जीवाणु या कंकड़ पत्थर प्रवेश कर गया है तो उसको HCl गला करके नष्ट कर देगा। और आगे बात करेंगे तो अगली बात करिएगा तो अगले में ये कैसल का नैज कारक जो होता है ये भी स्रावित करती है, जो छोटी आंत में विटामिन B12 के अवशोषण में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ध्यान से समझिएगा, जठर ग्रंथियों में आगे पढ़िएगा, कुछ और चीजें बात करें। मुख्य या जाइमोटोनिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? जाइमोजेनिक कोशिका जो होती है वो निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकालती है। HCl इन्हें सक्रिय पेप्सिन और रेनिन में बदल देता है। तो आप सिंपल पढ़ते हो क्या? आप सिंपल पढ़ते हो कि जठर रस से यानी अमाशय से 2 एंजाइम निकलती है। कौन कौन सी? एक पेप्सिन एंजाइम निकलती है और एक रेनिन एंजाइम निकलती है। बस यही आपको पढ़ना है, समझना है कि 2 एंजाइम आपके जठर रस में है, एक पेप्सिन है और दूसरा रेनिन है। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा, और रेनिन क्या करेगा? दूध की प्रोटीन को केसिन में बदल देगा, यानी ठोस दही में बदल देता है। छोटे बच्चों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए छोटे बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है और कई बार पेट दब जाता है तो वो उल्टी कर देते हैं। उल्टी में आप देखिएगा, पीते दूध से निकलता दही है, थक्का थक्का जैसा निकलता है, वो रेनिन ही है, उनके दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया, यानी दूध की प्रोटीन केसिन को दमा दिया ठोस दही में। आगे बढ़िएगा, एक होता है गोबलेट कोशिकाएं। गोबलेट कोशिका श्लेष्मा का म्यूकस निकालती है, जो अमाशय की दीवारों को HCl से जलने से बचाने का काम करती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अमाशय में हड्डी और मांस हम खा लेते हैं तो वो गल जाता है, तो अमाशय काहे नहीं, स्टमक काहे नहीं गलता है? ये में स्टमक इसीलिए नहीं गलता है क्योंकि म्यूकस जो निकलता है ना उसकी गोबलेट कोशिकाओं से, जो अमाशय की दीवारों को HCl से क्या करती हैं? बचाने का काम करती हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। आगे बढ़िएगा, अब बात करें लीवर की, बात करें। भोजन जब अमाशय से निकल करके ग्रहणी में प्रवेश करेगा तो ग्रहणी में प्रवेश करेगा तो लीवर का काम आ जाएगा। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर यकृत की कोशिकाओं में शरीर में सबसे तीव्र गति से स्वयं को रिपेयर करने की, पुनर्निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं में इतनी क्षमता नहीं है जितनी लीवर में क्षमता है। लीवर की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर के मरम्मत का काम करती हैं, बहुत तेजी से लीवर कवर होता है अगर लीवर का सही समय पर बीमारी पता चल जाए तो। ध्यान से समझिएगा, अगली एक कुफुर कोशिकाएं होती हैं। कुफुर कोशिकाएं जो होती हैं ये लीवर की फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं, जो पुरानी आरबीसी को, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं। पुराने आरबीसी को नष्ट करने का और जीवाणुओं को नष्ट करने का काम ये करने का काम करती हैं, तो लीवर का ही काम होता है। आगे बढ़िएगा, इसलिए लीवर बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। देखिए, लीवर अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया को बदलता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। किस चक्र के द्वारा? ये वाला महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा चक्र होता है? ऑर्निथिन चक्र होता है, सभी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, और वो यूरिया आगे जाकर के मूत्र के रास्ते किडनी पे जाएगा, और किडनी में फिर मूत्र का छनन का काम होगा, यूरिया को बाहर भेज दिया जाएगा। आगे, रक्त जमाने वाले प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्राम्बिन होता है, और रक्त ना जमने वाले जो प्रोटीन हिपैरिन होता है, इसका निर्माण करता है कौन? लीवर। अब ध्यान से समझिएगा, 2 जगहों पर लीवर का काम आ जाता है। एक, अगर आपको शरीर में चोट कहीं पर लग गई तो रक्त स्राव होने लगता है। जब रक्त स्राव होने लगता है तो मस्तिष्क से लीवर को संदेश जाता है न्यूरॉन्स के जरिए। जब लीवर को संदेश जाएगा तो वो कहेगा भेज जल्दी बे, नहीं तो ब्लड बाहर निकल जाएगा, बांध टूट गया है। तो तुरंत फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन को भेज देगा लीवर।
और वो आकर के वहां पर थक्का जमा लेंगे। इस तरीके से रक्त स्राव बंद हो जाएगा। लेकिन जो शरीर के रुधिर परिसंचरण में धमनियों में जो रुधिर बह रहा है उसको भी तो जमने से रोकना है। तो धमनियों के अंदर रुधिर को जमने से रोकने के लिए लीवर लगातार हेपेरिन का स्राव करता रहता है। तो दोनों जगहों पर इसका बराबर काम चलता है, ध्यान से समझिए। लीवर ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। ग्लूकोज शर्करा है और ग्लाइकोजन फैट है, ध्यान से समझिएगा। लीवर ना इसीलिए ज्यादा अगर आप शर्करा खा रहे हैं तो ग्लाइकोजन की मात्रा शरीर में ज्यादा इकट्ठा होगी ना, तो आप फैटी होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है कौन? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। कन्वर्ट करने का काम इसका नहीं है, ध्यान से समझिए। कन्वर्ट कौन करता है? कन्वर्ट करता है इंसुलिन। उसकी आगे बात करेंगे। इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ताकि रक्त शर्करा को नियंत्रित किया जा सके। जिनमें इंसुलिन कम हो जाता है उन्हें मधुमेह हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, अग्नाशय से स्रावित इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, लेकिन ग्लाइकोजन को कोठरी में रखता कौन है, स्टोर कौन करता है? तो लीवर स्टोर करता है। जरूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो दूसरा हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से ही, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आगे आ जाइएगा। पित्ताशय लीवर का एक पार्ट होता है, यकृत से बनता है और यह पित्ताशय में स्टोर होता है। ध्यान से समझिएगा। या क्षारीय होता है, जो पित्त रस होता है वो क्षारीय होता है। 7.7 से 8.5 इसका पीएच मान होता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो पित्त रस होता है उसमें दो चीजें होती हैं, उसमें पित्त लवण पाया जाता है और पित्त वर्णक पाया जाता है। समझ रहे बात को? जो पित्त लवण पाया जाता है वो वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? पायसीकरण करता है। और जो पित्त वर्णक होता है उसमें बिलिरुबिन होता है जो पित्त को पीला रंग देता है, और बिलुवर्डिन जो होता है वो क्या करता है? उसको हरा रंग प्रदान करता है। बिलिरुबिन की अधिकता से ही पीलिया हो जाता है। अच्छा, बिलिरुबिन अधिक क्यों होता है? तो एक वायरस अटैक होता है जो लीवर की क्षमता को प्रभावित कर देता है, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा जो है शरीर में, लीवर क्या करेगा? बिलिरुबिन को स्रावित भी करता है और फिर बिलिरुबिन को अवशोषित भी करके उसको नियंत्रित भी करेगा। लेकिन जब लीवर की ये क्षमता नष्ट हो जाएगी तो बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा तो पीलिया हो जाता है। चर्चा करेंगे आगे। आगे आ जाइएगा अग्नाशय में। अब भोजन कहां पर प्रवेश कर जाएगा? अब भोजन प्रवेश आएगा किसमें? ग्रहणी में। जब भोजन ग्रहणी में आएगा तो ग्रहणी में अग्नाशय खुलता है। अब ग्रहणी में आने के बाद ध्यान से समझिए, अग्नाशय जो मिश्रित ग्रंथि है इससे जो है 99% बहिर्स्रावी है, एंजाइम स्रावित होता है। 1% या अंतःस्रावी है हार्मोन स्रावित करने के कारण, इसलिए यह मिश्रित है। ध्यान से समझिएगा। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसका पीएच 7.8 से 8.3 होता है। आगे कहानी को समझिएगा। प्रमुख अग्नाशयी एंजाइम की बात करें तो एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। यह ट्रिप्सिनोजन के रूप में निकलता है जिसे आंत का एंट्रोकाइनेज एंजाइम जो होता है सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ये प्रोटीन को किस में तोड़ने का काम करता है? पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। बस आपको इतना याद रखना है। इमाइलेज एंजाइम कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ये स्टार्च को किस में बदलता है? शर्करा में, सरल शर्करा में तोड़ने का काम करेगा। और एक लाइपेज एंजाइम होता है जो पायसीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। आगे बढ़िएगा। अब भोजन प्रवेश कर गया छोटी आंत में तो यहां पाचन पूरा होता है और पचे भोजन का अवशोषण होता है। इसके इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है कौन सा? डियोडेनम, जिसको ग्रहणी कह रहे थे, ये वाला पार्ट। और यहां पर देखिए पीछे पेनक्रिया, ये वाला है ना पेनक्रिया, ये देखिए अग्नाशय यहां पर पीछे है जो ग्रहणी से ही खुलता है, ग्रहणी में जुड़ता है, इधर से लीवर आता है। तो ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। इसका जो डियोडेनम होता है, ग्रहणी होता है, ये सी आकार का होता है। यकृत और अग्नाशय की नलिकाएं यहीं पर आकर के खुलती हैं। इसी ग्रहणी में यकृत की यानी लीवर की और अग्नाशय की नलिकाएं आकर खुलती हैं। इसी मुहाने पर एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी नामक वाल्व होता है। यहां ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी? ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं? डियोडेनम में पाई जाती हैं, जो छोटी आंत का अगला हिस्सा होता है। आगे समझिएगा। जेजुनम, जेजुनम क्या होता है? जेजुनम यहां पर देखिएगा, ये जेजुनम है, ये वाला हिस्सा। इसका काम क्या होता है? मध्य भाग इसको कहा जाता है आंत का। इलियम जो होता है वो शेष आंत्र होता है। इलियम कहां पर है? इलियम यहां पर है, देखिए ये वाला पार्ट इलियम होता है। अब आगे समझिएगा। अंतिम भाग है, यहां पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं जो आंत के टॉन्सिल और इम्यून सिस्टम का
काम करते हैं। अब आंतरीय रस की बात कर दें, आंत में पाए जाने वाले रस में इरेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में यानी प्रोटीन का पाचन पूरा करता है। एमिनो एसिड के रूप में ही प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे शरीर में। सभी प्रोटीन टूट करके किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड में ही कन्वर्ट होते हैं। सुक्रोज, माल्टेज और लैक्टेज की बात करें तो ये डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं, यानी डबल शर्कराओं को सिंगल शर्कराओं में तोड़ने का काम करते हैं। और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो बची हुई वसा का पाचन करने का काम करेगा। इसके बाद अवशोषण होता है। आंत की दीवारों पर अंगुली जैसी संरचनाएं रसांकुर यानी विलाई पाई जाती है जो सरफेस एरिया बढ़ाती है और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रक्त में जाते हैं, जबकि वसा का अवशोषण लसिका कोशिकाओं यानी लैक्टियस द्वारा होता है। कुल मिलाजुला करके शब्दों को ध्यान में रखिएगा, वही वाले पूछे जाते हैं। इसके बाद बड़ी आंत का काम होता है। पाचन यहां नहीं होता है, केवल जल और कुछ खनिजों का क्या होता है? अवशोषण होता है। अब हम बड़ी आंत की बात करें तो इसका एक भाग होता है सीकम, एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। अपेंडिक्स नामक जो बीमारी होती है ना, उसी आप ध्यान दीजिएगा, यह सीकम से जुड़ा हुआ एक अवशेषी अंग है। प्राचीन काल में सेलुलोज को पचाने में यह काम आता था। जो अपेंडिक्स होता है वो हमारे राइट साइड यहाँ पर कमर के नीचे जब जाएंगे, जहां बेल्ट लगाते हैं, यहाँ नीचे जो है पैरों की तरफ झुका होता है। अपेंडिक्स पहले के जमाने में जब घास फूस लोग खाते थे ना, पत्तियां वत्तियां, तब उसमें सेलुलोज की मात्रा होती थी ना, उस सेलुलोज का पाचन करने का काम करता था। समय के साथ हमारा आहार बदल गया तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग हो गया, अब उसका कोई काम नहीं है। साग वाग खाते हैं तो हरियर जाता हरियर आता भी है थोड़ा बहुत उसका पाचन आंत में हो जाता है, अन्यथा जो अपेंडिक्स है उसका कोई पाचन होता नहीं है। कई बार बड़ी आंत से हिस्सा सीकम वाला टूट के भोजन जो है प्रवेश करने लगता अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स जो है संक्रमित होकर के बढ़ता है तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अपशिष्ट रेक्टम में इकट्ठा होकर गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई बात? अब सहजीवी जीवाणु जो कोलन है, कोलन भाग में इकोली जीवाणु सहजीवी रूप में रहता है, यह अपशिष्ट खाता है और शरीर के लिए विटामिन के और B12 बनाता है। हमारे बड़ी आंत में बैक्टीरिया भी पाई जाती है, जो क्या होती है? पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, वो हमारे लिए काम करती है। अब परीक्षा के लिए कुछ नवीन ट्रेंड वाले फैक्ट्स आप समझिएगा। उल्टी का केंद्र जो होता है शरीर में, उल्टी का केंद्र जो होता है मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। आगे पाचन तंत्र के नियंत्रक हार्मोन होते हैं। एक गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, वो अमाशय से निकलकर गैस्ट्रिक जूस में निकलने को प्रेरित करता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये कहां से निकलता है? अमाशय से निकलकर गैस्ट्रिक जूस निकालने को प्रेरित करता है, अमाशय को प्रेरित करता है कि वो गैस्ट्रिक जूस निकाले। और सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है छोटी आंत से निकलकर अग्नाशय को जूस निकालने का सिग्नल देता है। मानव शरीर में खोजा गया ये पहला हार्मोन यही है, सिक्रेटिन हार्मोन। और सीसीके यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो छोटी आंत से निकलकर पित्ताशय को सिकुड़ने का निर्देश देता है। और इलियोसिकल वाल्व जो होता है ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर होता है, जो मल को वापस छोटी आंत में जाने से रोकने का काम करता है। उम्मीद करेंगे कि हमने इसको 28 मिनट में 29 मिनट में पाचन तंत्र पूरा पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। आप दो बार एक बार देखेंगे, अगर बायोलॉजी आपका थोड़ा भी बैकग्राउंड रहेगा तो पूरी बात समझ में आएगी, अन्यथा प्रक्रिया तो आपके समझ में पूरी आएगी, खाली जो टर्म होंगे, जो शब्द होंगे, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है, कौन सा किसका पार्ट है, केवल यही आपके लिए कठिन होता है, इसी को याद करना होता है। बाकी समझ में तो सबको आ जाता है कि पाचन वास्तव में हो कैसे रहा है, कौन कौन जिम्मेदार हैं। तो एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो पूरी घटना आपको, पूरी कहानी आपके दिमाग में बन जाएगी। आपको सेशन कैसा लगा? ये हमारी पहली क्लास है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वो हमें पुनर्बलन प्रदान करेगा कि आगे भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, अगले भी तंत्र का अध्ययन करेंगे, आगे भी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप लोग कितनी तल्लीनता और तन्मयता से वीडियो को देखते हैं और वीडियो को सराहते हैं, पसंद करते हैं, तब आपको सेशन इस तरीके का मिलता रहेगा। आज के लिए फिलहाल यहीं पर विदा लेंगे। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।